एवरीबॉडी, आज अपन पोइट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए। इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट है हमारे कोई स्कूल के, पोइट्री हमारी जो 10 पोइट्री हमारे सिलेबस में, इसमें से सबसे पहले जो हमारे सामने पोयम आएगी उसका नाम है ए लेक्चर अपॉन द शैडो। ये पोयम जॉन डन की है। जॉन डन जो कि मेटाफिजिकल पोइट माने जाते हैं, मेटाफिजिकल पोइट। अब बात यहाँ से उठती है कि जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट है, तो मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है? मेटाफिजिकल ये एक शब्द है। इस शब्द में मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। बियॉन्ड को हम हिंदी में कह सकते हैं परे, यानी जो बाहर का हो। और फिजिक, और इसके बाद हम देख रहे थे मेटाफिजिकल। तो मेटाफिजिकल जो है, अब इसमें मेटा का मतलब बियॉन्ड हो गया, और फिजिकल, फिजिकल का मतलब होता है द वर्ल्ड, यानी संसार, भौतिक। अब कुल मिलाकर के अगर मेटाफिजिकल का हम अर्थ देखें तो मेटा का मतलब होगा बियॉन्ड और फिजिकल का मतलब होगा द वर्ल्ड, यानी कि जो संसार से परे है, ऐसा ज्ञान जो संसार से परे है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जॉन डन इस कविता में संसार से परे ज्ञान की बात करता है। यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा संसार से परे ज्ञान क्या होता है। हम लोक में रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, तो ये लौकिक ज्ञान कहलाता है, और जो लोक से परे है वो अलौकिक ज्ञान कहलाता है, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ ज्ञान होता है। मैं आपको यहाँ बता दूं जॉन डन के बारे में। जॉन डन पहले थोड़ा रोमांटिक टाइप का भी रहा था, लेकिन अपने लाइफ के लेटर पार्ट में, अंतिम जीवन के कुछ समय में ये आध्यात्मिक दुनिया में चला गया था, और आध्यात्म में इतना उतर गया था कि इसकी जो कविताएं जो हमको बाद के जीवन की देखने को मिलती है, उसमें आध्यात्म की छाप देखने को मिलती है। और उसी श्रेणी की कविताएं हमारे सामने अ लेक्चर अपॉन द शैडो। एक्चुअली में नाम भी अपने आप में बड़ा रहस्यवादी है। मेटाफिजिकल को हम हिंदी में रहस्यवादी भी कह सकते हैं। यहाँ पर पोयम का नाम है अ लेक्चर, यानी कि एक व्याख्यान, एक भाषण, अपॉन द शैडो, छाया के ऊपर, परछाई के ऊपर। इस कविता के नाम में भी जो शैडो शब्द आया है वो बड़ा प्रतीकात्मक है। शैडो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है लव के संदर्भ में। यहाँ पर जॉन डन ये जो कविता एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है, वो अपनी प्रेमिका को कर रहा है, और प्रेमिका को कर रहा है, लेकिन अपनी प्रेमिका का नाम इस्तेमाल ना करके शैडो शब्द इस्तेमाल किया है, और प्रेमिका को लव के बारे में बता रहा है, लेकिन टाइटल में उसने लव शब्द ना रख करके शैडो रखा है। इसका कारण अभी अभी हम डील करेंगे, और क्या कारण रहा है कि उसने ऐसा किया है उसको ही देखते हैं हम। सबसे पहले अपन पोइट्री पढ़ने से पहले दो बात समझेंगे। पोइट्री जो होती है इसके दो आधार होते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति पैरों पे खड़ा होता है, जिस प्रकार मनुष्य के संचालन का आधार रुधिर होता है, हृदय होता है, उसी प्रकार पोइट्री जो होती है, कविता जो होती है, ये इन दो पॉइंट्स पर आगे चलती है। पहला जिसमें से आता है बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल, और दूसरा होता है इमेजरी। सिंबल, सिंबल को हिंदी में हम बोलते हैं प्रतीक, और इमेजरी को बोलते हैं कल्पना। अब आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सिंबल, सिंबल का मतलब प्रतीक है हिंदी में। तो प्रतीक होते क्या है? जिस प्रकार शैडो शब्द इस्तेमाल कर लिया गया है लव के लिए, लव शब्द इस्तेमाल करके शैडो इस्तेमाल कर दिया। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को सुंदर है वो बहुत, तो उसको चांद कह देता है, जबकि वो प्रेमिका तो स्त्री है, लड़की है, फिर भी उसको वो चांद कह रहा है। ये चांद एक तरीके से प्रतीक ही है। कोई पिता अपनी पुत्री को गाय कह देता है, अर्थात उसका स्वभाव गाय जैसा है, तो वो गाय कहता है, तो वो गाय, स्त्री गाय नहीं हो सकती, लेकिन उसको गाय कह देने का मतलब उसके अंदर गाय जैसे गुण है, यानी ये प्रतीक कहलाता है। दूसरी होती है इमेजरी। इमेजरी के बारे में आप हिंदी के कहावत से समझें। जैसे हिंदी में आपने सुना होगा, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसका अर्थ ये हुआ, जहां ना पहुंचे रवि, रवि का मतलब सूर्य से है, सन से है, तो यानी सूर्य का प्रकाश भी जहां नहीं पहुंच पाता है वहां पर कवि पहुंच जाता है। इसको आप अगर डिटेल में समझो तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य अपने आप में एक प्रकाश पुंज है, वो अपनी चमक को, अपने प्रकाश को, अपनी आभा को जहां तक नहीं पहुंचा पाता, वहां तक कवि का पहुंच जाना। तो कवि फिजिकली वहां नहीं पहुंचता, शारीरिक रूप से वहां नहीं पहुंचता है, कवि वहां पर कल्पनाओं के माध्यम से पहुंचता है, थॉट्स के माध्यम से पहुंचता है। और ये थॉट्स क्रिएट होते हैं हमारे माइंड में, मेंटल कंपोजिशन होता है थॉट्स हमारा। जब हमारे दिमाग में कोई विचार आता है, कल्पना साकार होती है, वो कल्पना एक रूप लेती है, और उसी रूप को कवि पोएम के रूप में प्रस्तुत करता है, और कल्पनाओं में इतना आगे बढ़ जाता है कवि कि
हमको सोचने पर ही हम मजबूर हो जाते हैं कि ऐसी बातें उसके दिमाग में आई कैसे होगी। तो ये जो पोइट्री हम पढ़ने जा रहे हैं, पहली वाली पोएम जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अ लेक्चर अपॉन द शैडो, एक्चुअली में ये नाम अ लेक्चर अपॉन लव होना चाहिए था, और क्योंकि इस पोएम को पूरा पढ़ने के बाद हमको यही महसूस होगा। तो आप टोटली ये समझ लें कि किसी भी पोएम को पढ़ते समय हमको सिंबल और इमेजरी, इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। बिना सिंबल के यानी प्रतीक के, बिना इमेजरी के यानी कल्पना के, किसी भी पोएम का कोई आधार नहीं है, किसी पोएम का कोई आधार नहीं है। अब हम इस लेक्चर अपॉन द शैडो की स्टोरी की तरफ जाते हैं। भाई इस पोएम में बताया क्या गया है? तो इस पोएम की स्टोरी दो चीजों के ऊपर बड़ा गौर करती है। एक तो होता है ट्रू लव, मैं थोड़ा इसे रफ कर देता हूं जिससे आप लोगों को पढ़ने में और समझने में भी आसानी रह सकती है। एक लव होगा ट्रू लव, ट्रू लव सच्चा प्रेम। एक होता है फॉल्स लव, यानी कि ये फॉल्स लव को आप डेल्यूजन्स कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कंफ्यूजन्स। कंफ्यूजन जो होता है, भ्रम जो होते हैं। झूठा प्रेम भ्रम होता है और सच्चा प्रेम शुद्ध, सात्विक और परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है, यह हमें अलौकिक व्यवस्थाओं को प्रदान करता है। इन दोनों प्रेम को ही, इन दोनों प्रेम के बीच के अंतर को ही उसने जॉन डन ने डील किया है इस पोएम के अंतर्गत। ट्रू लव जो होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है, ये हमें सीधा ईश्वर से जोड़ता है। फॉल्स लव जो होता है ये फिजिकल लव होता है। फिजिकल लव एक सीमा में होता है। फिजिकल लव जब अपनी चरम उत्कर्ष पे पहुंच जाता है, पराकाष्ठा में पहुंच जाता है, तो इसके परमानंद की का अंत हो जाता है। लेकिन ट्रू लव जो होता है इसका अंत कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमानंद परमात्मा है और परमात्मा का कोई अंत नहीं होता। तो यहाँ ये समझ लें, ये ट्रू लव के बारे में बताई गई है पूरी पोएम। आप लोगों को मैं यहाँ पर एक विशेष बात और बताना चाहूंगा कि लिटरेचर जो हम पढ़ते हैं ये अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया एक साहित्य है, और ये साहित्य अंग्रेजों के द्वारा जो लिखा गया है हमारे पढ़ने के लिए, ये भारत के धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, ज्ञान, वेद, पुराण, उपनिषद उनका एक अंश मात्र है। यानी हम भारतीय, बिकॉज वी आर इंडियन, सो बीइंग ए इंडियन, क्योंकि हम भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हमारे लिए वेद पुराण इनका ज्ञान यदि हम पूरा नहीं रखते हैं तो क्षण करके हमारे समाज के थ्रू, हमारे माता पिता के थ्रू हमारे पास जितना भी आता है वो इतना तो आ जाता है कि हम इनके बारे में एक मोटे तौर पे कुछ अंदाजा लगा के सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारे वेद पुराण उपन्यास ये क्या कहते हैं। तो जो भी साहित्य भारत में उपलब्ध है, चाहे वो आध्यात्मिक साहित्य हो, चाहे वो धार्मिक साहित्य हो, वो हमको ईश्वर से जोड़ता है। जॉन डन भी इसी स्थिति में पहुंच गया था, वो प्रेम की अवस्था से ईश्वर की अवस्था की ओर चला गया था। उसी को लेकर डील करती है पोयम, उसी के बारे में। प्रेम के दो रूप होते हैं, एक मेटाफिजिकल रूप होता है जो कि ईश्वर से जुड़ता है, एक फिजिकल लव होता है। ये इस प्रेम की जो स्थिति होती है ये अंत में बड़ा निराशात्मक स्थिति में समाप्त होता है, लेकिन जो ईश्वर से हम जो प्रेम करते हैं वो कभी निराशात्मक स्थिति में नहीं होता, बल्कि उसका अंत बड़ा सुखद होता है। यहाँ पर मैं इस पोएम की स्टोरी को आपको थोड़ा डील कर देता हूँ। कभी अपनी प्रेमिका को जो कि खड़ी हुई है उसको निर्देशित करता है, इंपेरेटिव सेंटेंस के थ्रू कहता है कि तुम खड़ी रहो और मैं तुम्हें आज प्रेम के ऊपर एक व्याख्यान दूंगा, एक लेक्चर दूंगा। प्रेमिका स्थिर खड़ी हो जाती है, मोशनलेस खड़ी हो जाती है। कभी उसको अपना लेक्चर देना चालू करता है और वो लेक्चर जो देता है वो प्रेम के ज्ञान के ऊपर देता है, प्रेम की फिलॉसफी के ऊपर देता है। प्रेम के बारे में वो उसको बताता है और उसको बताता है कि जो सच्चा प्रेम होता है वो सच्चा प्रेम किस प्रकार का होता है। सच्चे प्रेम में कभी दूरी नहीं होती, और इस दूरी के इस मायाजाल को पूरे को समझाने के लिए जॉन डन ने सिंबल बहुत अच्छा उठाया है, एक वो लिया है शैडो। शैडो जैसा आप समझते हैं, इस शैडो को समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। यहाँ पर एक ज्योग्राफिकल फैक्टर काम करता है, भौगोलिक कारक काम करता है। शैडो जो बनती है वो सन के क्रिएट होने से बनती है, सन जब आता है मॉर्निंग में तब बनती है। तो एक तो शैडो जब बनती है तो मॉर्निंग में बनती है, तो उसको हम कह सकते हैं मॉर्निंग शैडो। एक शैडो फिर दोपहर में बनती है, यानी नून शैडो, जो नून में बनती है, दोपहर में बनती है। और एक शैडो जो बनती है वो इवनिंग में बनती है, इवनिंग शैडो, यानी परछाइयों का वर्णन किया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जॉन डन ने
परछाइयों का ये सिंबल क्यों उठाया है, परछाइयों को ही क्यों लिया है इस लव की फिलॉसफी को समझाने के लिए, क्योंकि परछाइयों की भी 3 अवस्थाएं हैं। सुबह के समय जो परछाइयां बनती है, आप समझ सकते हैं कि सुबह के समय जो परछाई बनती है, सूर्य के कारण कोई भी व्यक्ति यदि खड़ा हुआ है तो उसकी परछाई पहले लंबी बढ़ती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दोपहर की तरफ बढ़ते हैं, 12 बजे की तरफ बढ़ते हैं, तो परछाइयां शॉर्टर होती जाती है, छोटी होती जाती है, और दोपहर के बाद वो परछाइयां फिर बड़ी होती जाती है। यहाँ पर एक मोटी चीज समझें, ये मिडिल पॉइंट है। सुबह जो परछाई बनती है वो स्टार्ट होती है और स्टार्ट से ही बड़ी बनती जाती है, और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, दोपहर की तरफ बढ़ते हैं, 12 बजे के समय की तरफ बढ़ते हैं, तो परछाइयां छोटी होती चली जाती है। एक ज्योग्राफिकल फैक्टर है, सीधी सी बात है इसमें। लेकिन 12 बजे के बाद, और 12 बजे के समय आप देखेंगे कि आपकी जो परछाई होगी बिल्कुल आपके पैरों के नीचे होगी, लेकिन 12 बजे के बाद जो परछाई बनेगी वो धीरे 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 बड़ी होती जाती है। इसी तरीके से प्रेम जो होता है, लव, इसके अंदर भी 3 फैक्टर काम करते हैं। प्रेम जब अपनी इनिशियल स्टेज में होता है, इनिशियल स्टेज, जब प्रेम अपनी इनिशियल मतलब होता है प्रारंभिक, जब अपनी प्रेम अपनी प्रारंभिक स्थिति में होता है तब वो मॉर्निंग शेडो की तरह होता है। यानी इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, प्रेम की पहली अवस्था होती है इनिशियल स्टेज, जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, चाहे वो परमात्मा से करे, चाहे किसी स्त्री से करे, चाहे पुत्र से या पुत्री से या किसी से भी करे, तो वो इनिशियल स्टेज में होता है। ये ही इसी को कंपैरिजन में रखा है जॉन डन ने मॉर्निंग शेडोज के साथ। नून शेडो जो होती है ये दूसरी अवस्था होती है, इसको हम कह सकते हैं क्लाइमैक्स। जो क्लाइमैक्स होता है, प्रेम का जो चरम उत्कर्ष होता है, जब प्रेम अपनी सेटाइटी पे पहुंच जाता है। यहाँ आपको मैं बताना चाहूंगा सेटाइटी मतलब होता है परम संतोष की अवस्था, जब बिल्कुल हम संतुष्ट हो जाते हैं हर तरीके से, प्रेम की अवस्था। तो जब हमारा प्रेम बिल्कुल अपने चरम पे पहुंच जाता है, हमारा बिल्कुल मन भर जाता है उससे, वो अवस्था नून की परछाइयों से कंपैरिजन में रखी है जॉन डन ने। और जो इवनिंग शेडो है, मैंने अभी आपको बताया था, इवनिंग में 12 बजे के बाद क्या होता है, परछाइयां बढ़ती जाती है, तो ये बढ़ती हुई परछाइयां प्रेम के कम होने को दर्शाती है, और ये हमारा डाउनफॉल होता है, या कह सकते हैं डिक्लाइन होता है, ये डाउनफॉल होता है हमारा। यानी कि प्रेम के अंदर प्रेम समाप्त हो जाता है, प्रेम के अंदर नीरसता आ जाती है, और इस प्रकार से जो प्रोसेस चलता है प्रेम का, ये तीसरा प्रोसेस जो है कि प्रेम में डाउनफॉल आ गया, पतन हो गया, ये उसी प्रेम का होता है जो है फिजिकल लव। ईश्वर के से जुड़ा हुआ जो प्रेम है उसमें कभी भी डाउनफॉल नहीं आता है। तो आप यहाँ ये समझें कि जॉन डन ने इस कविता में शेडोज को लिया है सिंबल के रूप में। शेडोज को 3 भागों में बांटा है। एक तो मॉर्निंग शेडोज जो कि निरंतर बढ़ती जाती है, बढ़ते बढ़ते 12 बजे पहले तो बड़ी हुई रहती है, फिर बढ़ते बढ़ते छोटी हो जाती है 12 बजे के आसपास, फिर 12 बजे 1 हो जाती है, और उसके बाद फिर दोबारा बढ़ना चालू होती है। इसी तरीके से प्रेम की भी 3 अवस्था है। एक इनिशियल स्टेज होती है जिसमें प्रेम उत्पन्न होता है। इस समय प्रेमियों के बीच में मतभेद होते हैं, दूरियां होती हैं, और वो किसी भी तरीके से झूठा दिखावा करते हैं, अपनी बातों को छिपाते हैं, और लेकिन जब इस अवस्था से वो आगे बढ़ते हैं तो वो अपने सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, अपनी सभी झूठी बातों को नकार देते हैं और प्रेम को चरमोत्कर्ष पे ले जाते हैं। लेकिन जब इस अवस्था में पहुंच करके जब वो अपने प्रेम को बनाए नहीं रख पाते, प्रेम की शुद्धता को बनाए नहीं रख पाते, तो उनका प्रेम में डाउनफॉल आ जाता है। यानी कि उनका प्रेम अशुद्ध हो जाता है, भंग हो जाता है, अमर्यादित हो जाता है, वो प्रेम पवित्र नहीं रह पाता। इसी चीज को जॉन डन ने डील किया है। तो मैं स्टोरी को आपको एक बार से दोबारा से रिलेट करता हूँ। जॉन डन अपनी प्रेमिका को कहता है कि तुम स्थिर खड़ी रहो और मैं तुम्हें एक लेक्चर दूंगा प्रेम के ऊपर, प्रेम की फिलॉसफी के ऊपर, प्रेम के दर्शन शास्त्र के ऊपर, प्रेम के ज्ञान के ऊपर। ऐसा जॉन डन इस कविता में कहता है। प्रेमिका स्थिर खड़ी हो जाती है, उसे कहता है कि ये जो हमने समय बिताया है, हमने जितना भी जीवन में अपना समय बिताया है, इस समय में जब हम साथ साथ चले हैं तो 2 परछाइयां बनी है। ये बनने वाली परछाइयां बताती है कि एक तू है, एक मैं हूँ, अर्थात दोहरापन, यानी तू अलग है और मैं अलग हूँ। यानी जब हमारा प्रेम प्रारंभिक अवस्था में होता है, सुबह के समय हमारी परछाइयां बड़ी बड़ी बनी थी और फिर छोटी होती जाएंगी, तो हमारा प्रेम उस समय प्रारंभिक अवस्था में था। और ये प्रेम जब प्रारंभिक अवस्था में था तो हमारे प्रेम में दोहरापन था, हम 2 अलग अलग थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, दोपहर हुई, दोपहर के समय अर्थात जीवन का हमारा एक ऐसा समय आया, दोपहर से मतलब हम यहाँ पर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में ये ले सकते हैं कि जब दोपहर का समय आया तो दोपहर के समय में 12 बजे
12 बजे आप जानते हैं ज्योग्राफी का वेक्टरीकरण पूरी की पूरी परछाई हमारे पैरों के नीचे आ जाती है। तो जॉर्डन कहता है कि 12 बजे हमारी परछाइयां एकाकार हो गई, उनका मिलन हो गया। ठीक उसी प्रकार जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, उस प्रकार हमारी परछाइयां एक हो गई। उस समय हमारा प्रेम चरमोत्कर्ष तक पहुंच गया। लेकिन उस चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के बाद यदि तुमने अपने प्रेम को सच्चा नहीं रखा और मैंने भी यदि मेरे प्रेम को सच्चा नहीं रखा, तो इसका फिर पतन होने लगेगा। वो पतन इस प्रकार से होगा कि 12 बजे की जो परछाइयां हैं उस समय तो हम एकाकार नजर आएंगे, लेकिन उसके बाद की परछाइयां दूर दूर होती जाती है, बढ़ती जाती, छोटी से स्टार्ट होती है और बढ़ती जाती है। और ये छोटी से स्टार्ट होकर बढ़ती हुई परछाइयां दो प्रेमियों के बीच में अलगाव को, सेपरेशन को, पृथकता को बताती है, दूरी को बताती है, मूविंग अपार्ट स्थिति को क्रिएट करती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या है, प्रेम का पतन हो जाएगा, यानी हमारा प्रेम सच्चा नहीं रह पाएगा। कुल मिला के कह सकते हैं जॉर्डन इस तरीके से अपनी प्रेमिका को एक मैसेज भी दे रहा है इस कविता के माध्यम से कि तुम्हें अपना प्रेम सच्चा बनाए रखना पड़ेगा। यदि तुम मेरे अपने प्रेम को मेरे प्रति सच्चा बनाए रखोगी तो ये प्रेम एक परम आनंद को प्राप्त करेगा। लेकिन यदि तुम उस पर स्थिर नहीं रह पाई, प्रेम की जो सैंक्टिटी होती है, पवित्रता होती है, उस पर यदि आरूढ़ नहीं रह पाई, तो ये प्रेम हमारा क्षण भंगुर हो जाएगा, क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। अर्थात जिस क्षण हमारे प्रेम में मलिनता आ जाएगी उसी क्षण ये समाप्त हो जाएगा। जॉर्डन कहता है इस प्रकार का प्रेम कभी आनंद नहीं दे सकता। इसीलिए जॉर्डन यहाँ से एक टर्न लेता है, एक क्विक टर्न लेता है और सीधा ईश्वर की तरफ मुड़ जाता है और कहता है कि सच्चा प्रेम तो वो है जो ईश्वर के प्रति हमारी आत्मा रखती है। हमारी आत्मा ललायित रहती है उस परमात्मा से मिलन के लिए, और जैसे हमारी आत्मा को उस परमात्मा से मिलन हो जाता है, हमारी आत्मा और परमात्मा एकाकार हो जाती है। पर ये एकाकार होते ही हम बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं इस चीज से, ऐसा होता है। तो इस तरीके से इस पोएम की स्टोरी है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आई होगी। आप इसको घर पे बैठ करके अच्छे से एक बार रीड आउट करेंगे, ठीक से समझेंगे। कल से अपन इसके टेक्स्ट को स्टार्ट करेंगे, तो जिन स्टूडेंट्स के पास बुक अवेलेबल हो वो अपने टेक्स्ट को स्टडी करें। और इसके अलावा अभी आपके पास इसका टेक्स्ट कॉपी पहुंच भी जाएगी, तो एक बार आप उसको देख सकते हैं। कल मैं इसको समझाऊंगा, पोएम को बोर्ड पे लिख करके उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। पोएम को पढ़ाने के बाद मैं आपको पैराफ्रेज भी समझाऊंगा। इसका पैराफ्रेज का मतलब होता है ये जितनी भी पोएम में अपन जितनी भी टॉकिंग कर रहे हैं, जितना भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इसको डिटेल में समझाया जाएगा, आप उसको अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर द डे।